अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार लेकर रहेंगे उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई संभवतः अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। भारत को आज एक बड़ी सफलता मिली, शायद सबसे बड़ी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। कौन था ये नक्सली? इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया और ये सफलता क्यों इतनी बड़ी है? क्या नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी गई है? आज के शो में विस्तार से जानेंगे इन सवालों के जवाब, और विस्तार से ही चर्चा होगी वक्फ संशोधन कानून पर हुई सुनवाई की भी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बिंदु दर बिंदु जवाब दिए हैं। वक्फ वाई यूजर से लेकर के कलेक्टर की पावर तक हर पहलू पर अपना पक्ष रखा है। जानेंगे वक्फ कानून पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, विद्वान क्या कह रहे हैं। फिर बात होगी प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए तीखी टिप्पणियां क्यों की? हरियाणा पुलिस से एसआईटी बनाने को क्यों कहा? पूजा खेटकर और जस्टिस यशवंत वर्मा पर आए जरूरी अपडेट से भी आपको अवगत कराएंगे। और जाते जाते बात होगी एक रचनाकार की जिसने भारतीयों के सीनों को गर्व से और चौड़ा कर दिया है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sonata, American Pistachios and Candid. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और सीपीआई माओवादी के नक्सलियों के बीच 21 मई को मुठभेड़ हुई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 27 माओवादी मारे गए। इनमें हाई प्रोफाइल नक्सली नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के एक जवान के शहीद होने की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य जवान भी घायल हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जयप्रकाश एस नायडू की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इनपुट मिले थे कि एक बड़ा माओवादी नेता अबूझमाड़ में छिपा है। इस जानकारी के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के डीआरजी ने ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 30 साल में पहली बार भारत की नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इतने बड़े माओवादी नेता को खत्म किया गया है। आगे जानकारी दी कि ऑपरेशन के बाद 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 ने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि हम शुरू से माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रहे हैं। ये ऑपरेशन कहाँ हुआ, जानने के लिए आप नक्शा देखिए। नक्शे में आपको जो हाईलाइटेड हिस्सा दिख रहा है उसे अबूझमाड़ कहते हैं। माड़ यानी जंगल। ऐसे में अबूझमाड़ एक ऐसा जंगल हुआ जिसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में आम जन को बहुत जानकारी नहीं है। ना ही इस जंगल का कोई सर्वे हुआ है, ना ही कोई नजरी नक्शा तैयार किया गया है। इसका क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं कि अबूझमाड़ गोवा राज्य के पूरे एरिया से भी बड़ा है। इसमें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों के इलाके आते हैं। साथ ही महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का इलाका भी इससे सटा ही हुआ है। तो अगर आप इस जंगल में नारायणपुर से होते हुए बीजापुर की ओर जाते हैं तो रास्ते में जाटलूर नाम की जगह पड़ती है। यहाँ से आगे बढ़ें तो बोटेर नाम का गांव पड़ता है। बीते कुछ दिनों से सुरक्षा बलों के पास सूचना थी कि इस इलाके में माओवादियों के टॉप कमांडर कैंप किए हुए हैं। नाम आया बसव राजू का। इस बसव राजू की कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले ऑपरेशन की डिटेल्स आपको देते हैं। तो 18 मई के दिन दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की टीम ने बोटेर के इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। सहयोग मिला राज्य पुलिस की, एसटीएफ और सीआरपीएफ का। देखते ही देखते संयुक्त टीमों ने बोटेर के इलाके में नक्सलियों की टीम को चारों ओर से घेर लिया। 21 मई की भोर में ऑपरेशन का आखिरी लेग शुरू हुआ। फायरिंग शुरू हुई और देखते ही देखते बसव राजू की सुरक्षा में मौजूद नक्सली जितने भी थे एक एक करके ढेर किए गए और कुछ ही देर में खबर आई कि बसव राजू भी इस ऑपरेशन में मारा गया है। यह ऑपरेशन कैसे हुआ, सुरक्षा बलों ने किस प्लान पर काम किया, ये जानने के लिए हमने साथी पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बीते दिनों 21 अप्रैल से 11 मई तक 20 दिन का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला था, जिसे कर्रेगुट्टा ब्लैक फॉरेस्ट हिल्स के नाम से एक बड़ा जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें पहले ही फोर्स को ये उम्मीद थी कि बड़ी सफलता मिलेगी, बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे जाएंगे। ऑपरेशन के बाद हालांकि माओवादियों को नुकसान बहुत हुआ, लेकिन बड़े स्तर के माओवादी नेता नहीं मारे गए। उसके बाद से फोर्स लगातार इस
जद्दोजहद में थी कि वो जो माओवादी नेता थे वो आखिर वो गए कहाँ, क्योंकि उनके वहां होने की सूचना थी। और लगातार इस दौरान फोर्स अपनी नई तकनीकों को और अलग रणनीतियों के तहत हर बड़े लीडर को ट्रैक करने पे लगी हुई। बीते 15 दिनों से बसव राजू को ट्रैक किया जा रहा था। उसके लोकेशन को लगातार उस स्थान पर पाया जा रहा था जिस स्थान पर अबूझमाड़ में आज मुठभेड़ हुई है। जब एकदम पिन पॉइंट जानकारी मिली कि वाकई में उस इलाके में बसव राजू अपनी टीम के साथ में है, साथ में और उनके एक बहुत ही करीबी साथी हैं, वो भी शायद डीके जेठी या सीसी स्तर के माओवादी, ये तो कल पुलिस बताएगी। जब उनकी पिन पॉइंट सूचना मिली तब फिर दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव, नारायणपुर 4 दिनों से चारों तरफ से डीआरजी और बस्तर फाइटर की फोर्स ने पूरे इलाके को गोल घेराबंदी करने, और ये 4 दिन से घेराबंदी चल रही, 4 दिनों से घेराबंदी की जा रही थी। फिर धीरे धीरे सारे जवान सिमटते हुए उस पॉइंट पर पहुंचे जिस पॉइंट तक बसव राजू के होने की उम्मीद थी। पहुंचे तो सुबह से ही फिर मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से मुठभेड़ चली और जवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी जिस बिहाफ में माओवादी थे। बसव राजू हैं तो उनकी सुरक्षा में 50 से 60 हाईटेक वेपन लेकर उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं। 7 नंबर की कंपनी थी इसमें उनके सिक्योरिटी में रहती है माओवादी लीडर बसव राजू। सबसे खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही 7 नंबर कंपनी जो है माओवादियों की, वहां से कुछ माओवादी जो है उन्होंने समर्पण किया था। यह भी उम्मीद लगाई जा रही है, जो अंदरूनी जानकारी इसको किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं बताया, कि 7 नंबर के जो सरेंडर माओवादी हैं उन्हीं की शिनाख्ती पर, उनकी निशानदेही पर यह पूरा ऑपरेशन किया गया। और कहीं ना कहीं वो इस लीडरशिप में वो भी सामने थे, और उन्होंने ही शिनाख्ती भी की है मारे जाने के बाद, क्योंकि बसव राजू का कोई भी लेटेस्ट फोटो जवानों के पास या सुरक्षा बलों के पास, इंटेलिजेंस के पास नहीं थी। तो इस तरह से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं कि ये बसव राज है कौन, ताकि हम ये समझ सकें कि मध्य भारत में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों को कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। बसव राज का असली नाम है नंबाला केशव राव। उसे गगन्ना प्रकाश, कृष्णा, विजय, केशव, बीआर, प्रकाश, दरपू, नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा और बसव राज के नाम से जाना जाता है। इतने नाम है उसके। उसका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापेट गांव का है। कबड्डी और वॉलीबॉल का नेशनल खिलाड़ी रहे बसव राज ने वारंगल में मौजूद रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री ली। ये वही कॉलेज था जिसका बाद के वर्षों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में कायांतरण किया गया। कॉलेज के समय से ही बसव राज वामपंथी राजनीति में रुचि लेने लगा। पार्टी ज्वाइन की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML, उसकी पीपल्स वॉर। साल 1980 में श्रीकाकुलम में पीपल्स वॉर के छात्र संगठन रेडिकल्स स्टूडेंट यूनियन RSU और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में झड़प हुई। झड़प देखते देखते खूनी झगड़े में बदल गई। RSU की ओर से बसव राज शामिल था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जमानत पर वो छूटा और तब से लेकर के अब तक उसके बाद कभी बसव राज पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इस समय ही बसव राज ने माओवादी आंदोलन की पनाह ली, शस्त्र उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट जो छपी वो ये कहती है कि साल 1987 में पीपल्स वॉर ने बसव राज को बस्तर के जंगलों में भेजा। उसके साथ थे मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी, वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू और मल्लाराजी रेड्डी। इन चारों लोगों को लीड कर रहा था श्रीलंका का मिलिटेंट ग्रुप लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम यानी लिट्टे। लिट्टे ने इन तमाम लोगों को बस्तर में घात लगा करके हमला करने, जिलेटिन छड़ों का इस्तेमाल करने और IED यानी बारूदी सुरंग बिछाने का तरीका सिखाया। बसव राज ने रुचि दिखाई। वो देखते ही देखते अपने संगठन का एक्सप्लोजिव और मिलिट्री टैक्टिक एक्सपर्ट बन गया। 1992 में इस साल पीपल्स वॉर की केंद्रीय कमेटी का चुनाव हुआ। बसव राज को इस कमेटी का सदस्य चुना गया। बसव राज के साथ ही मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया। कुछ सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। छोटे बड़े नक्सल ऑपरेशन में बसव राज संलिप्त रहा। धीरे धीरे अपनी पार्टी में उसका कद बढ़ा, लेकिन नक्सलवादियों को कमी महसूस हो रही थी एक सेंट्रल कमांड की। अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के बड़े छोटे ग्रुप्स बने हुए थे। 2004 में उन्हें एकीकृत करने की कोशिश शुरू हुई। नक्सली नेता गणपति ने एक पार्टी का गठन किया, नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी। इस पार्टी में पीपल्स वॉर ग्रुप, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया को मिला दिया गया। CPI माओवादी का ढांचा किसी भी आम पार्टी की तरह था। इसमें महासचिव और कोषाध्यक्ष जैसी कुर्सियां थी, साथ ही थे कई विंग्स। एक मिलिट्री विंग भी बनाई गई, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उर्फ CMC। बसव राज को इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC की कमान दी गई। उसका काम हमले करने के लिए गुरिल्ला नक्सलियों को ट्रेन करना और हमले के लिए ज़रूरी प्लान बनाना।
वामपंथी उग्रवाद पर नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि गणपति और बसवराज देश में माओवाद के दो सबसे बड़े नाम हो गए थे। गणपति विचार के स्तर पर काम कर रहा था तो बसवराज एक्शन के स्तर पर। खबरें बताती हैं कि सीएमसी के गठन के बाद बसवराज एक्टिव हो गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाके उसकी कमांड में थे। वो आईडी ब्लास्ट करने में माहिर तो था ही, साथ ही हथियार बनाने वालों और तस्करी करने वालों से भी उसका अच्छा संपर्क था। लिहाजा उसने अपने संगठन में महत्व उसको मिलने लगा और ज़्यादा। धीरे धीरे उसके नाम लिखे गए कुछ बड़े मुकदमे, जैसे कि साल 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवानों की मौत हो गई थी। 2013 में झीरम घाटी हमला, जिसमें सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल और नंद कुमार पटेल समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। और 2018 में ओडिशा में तेलुगु देशम पार्टी के दो नेताओं के सर्वेश्वर राव और सिवेरी सोमा, उनकी हत्या। बसवराज का सीएमसी में कद बढ़ा। प्रतिबंधित पत्रिका पीपल्स वॉर में वो भड़काऊ बातें लगातार लिखता रहा। वो किसानों और मजदूरों को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा था। उसके इन कामों का प्रभाव पड़ा। उसके संगठन ने तय किया कि संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार बसवराज अब अपने साथ AK-47 राइफल रखेगा। लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि बसवराज की किस्मत बदल गई। सीपीआई माओवादी को लग रहा था कि इस संगठन को लीड करने के लिए गणपति कुछ ज़्यादा ही आइडिया लेवल का, विचार स्तर का व्यक्ति है, जबकि वो ऐसे व्यक्ति को कमान देना चाहते थे जो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों की बढ़ती संख्या को काउंटर कर सके। फरवरी 2017 में सीपीआई की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि पार्टी के ओल्ड गार्ड को कमांडिंग पोजीशन से हट जाना चाहिए। इस पोजीशन पर वो व्यक्ति बैठे जिसके पास गुरिल्ला तरीके से लड़ाई, यानी छुप करके वॉर करने की जो हरकत होती है, उसका अनुभव हो। ऐसे में गणपति के मुकाबले बसवराज का नाम ऊपर आया। न्यूज लॉन्ड्री में प्रकाशित टीएस सुधीर के आलेख के हवाले से बात करें तो संगठन को लगने लगा था कि गणपति की टेक्निक अब माओवादियों के लिए पुरानी हो गई है। मीटिंग में कह दिया गया कि धीरे धीरे कमान 63 साल के बसवराज के हाथों में शिफ्ट होगी। गणपति अब लीडरशिप को ग्रूम करने में लग गया, यानी एक तरह का मार्गदर्शक मंडल। 1 साल तक सत्ता का हस्तांतरण हुआ और साल 2018 में माओवादियों ने प्रेस रिलीज जारी की। अब बसवराज सीएमसी से उठकर सीपीआई माओइस्ट के महासचिव का पद संभालेगा, यानी देश में माओवादियों का नंबर 1 नेता। इस ऐलान के साथ ही बसवराज के जीवन में 2 बड़े बदलाव हुए। एक, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसकी पोजीशन गणपति से ऊंची हो गई। 2, उस पर इनाम 1 करोड़ से ज़्यादा का कर दिया गया। साथ ही उसके आसपास 150 से ज़्यादा नक्सलियों का पहरा मंडराने लगा। इसके इर्द गिर्द 3-4 लेयर का सुरक्षा घेरा मौजूद रहने लगा। सबसे बाहरी लेयर के पास इंसास राइफल्स, उसके बाद वाले सुरक्षा लेयर के पास कार्बाइन और उसके बाद SLR और सबसे नज़दीकी घेरे के पास AK-47 या AK-56 राइफल मौजूद रहने लगी। अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनने के बाद बसवराज की गतिविधियां और तेज हो गई मुकदमे लिखे जाने की संख्या भी। 2018 में सुकमा आईडी अटैक, सीआरपीएफ के 9 जवानों की मौत हुई। ये मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया। 2019 में गढ़चिरौली में बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुई, 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 2021-22 में सुकमा बीजापुर हमला हुआ, 22 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई। 2023 में दंतेवाड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ, डीआरजी के 10 जवानों और 1 ड्राइवर की मौत हुई। 2025 में बीजापुर आईडी ब्लास्ट हुआ, डीआरजी के 8 जवानों की मौत हुई। लेकिन साल 2025 में ही बसवराज के खात्मे की पृष्ठभूमि लिख दी गई थी। अप्रैल के महीने में बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। साथ मिला भारतीय एयरफोर्स का। ऑपरेशन की जगह छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद एक पहाड़ी जिसे कहते हैं करेगुट्टा हिल्स। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इन हिल्स के आसपास माओवादियों की टॉप लीडरशिप बैठी हुई है। तमाम सुरक्षा बलों के 28,000 से भी ज़्यादा जवानों ने एक साथ कूच कर दिया। 21 अप्रैल की तारीख माओवादियों की सबसे खूंखार यूनिट पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई। 21 दिनों तक चले इस ऑपरेशन का परिणाम हुआ 31 माओवादियों की मौत। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर दशकों बाद तिरंगा फहराया गया और भारी संख्या में माओवादियों से हथियार बरामद किए गए। सूत्र बताते हैं कि जब करेगुट्टा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था, वहां बसवराज भी मौजूद था। बीच हमले में वो अपनी टीम को लेकर के वहां से भाग गया और आकर के बोटेर के जंगलों में 10 दिनों से छुपा हुआ था। इनपुट स्ट्रांग हुआ, ऑपरेशन की जमीन पक्की हुई और बसवराज ढेर किया गया। इस बड़ी सफलता के बाद नक्सल विरोधी अभियान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। बीते कुछ महीनों में ताबड़तोड़ तरीके से नक्सलियों का सफाया किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सफलता नक्सलवाद के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील मानी जाए? पूछते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, मैं इसको आखिरी कील तो नहीं बोलूंगा,
लेकिन ये बहुत बड़ी सक्सेस है जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, और माओवादियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, बसवा राजू या जो उसका असली नाम है केशव राव, वो महासचिव है पार्टी का, और जब भी कोई लीडर मारा जाता है वो पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज था, और अभी वो पूरी पार्टी का महासचिव था। जब भी कोई बड़ा लीडर मारा जाता है तो नेचुरली उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ना केवल उनके जो ऊपर की सेंट्रल कमेटी है, बल्कि जो नीचे के लेवल के रैंक्स के जो काडर हैं उन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी है वो अपने साथ काफी सुरक्षा लेके चलता है। इनकी एक पीएलजे की कंपनी पूरी समर्पित थी इनकी सुरक्षा को। फिर ये जिस इलाके में रहते हैं वहां का जो जो लोकल जो पीएलजे की टुकड़ी रहती है, चाहे वो प्लेटून हो या एरिया कमेटी के सदस्य हो, वो भी सुरक्षा में रहते हैं। तो बड़े काडर के मरने से बहुत असर जो है पड़ता है। इसके अलावा आप देखा होगा कि लगातार कोई कहीं सीसी मेंबर जा रहा है 20-25 सदस्यों के साथ। इसी स्थान के आसपास इंद्रावती इलाके में पिछले साल अक्टूबर में 36 माओवादी मारे गए थे। बीच में कई जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं वो मारे जा रहे हैं। तो सेंट्रल कमेटी सदस्यों का मारा जाना, स्टेट काडर के लोगों को मारा जाना, और अभी उनके महासचिव के मारे जाना, कहीं ना कहीं माओवादियों को ये लग रहा है कि अब वो ये लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल उनकी पुलिस ब्यूरो ने ये निर्णय लिया था कि टेम्परेरी रिट्रीट करेंगे, मतलब पीछे हट की स्थिति में थे। लेकिन उन्होंने ये भी निर्णय लिया था कि जहां पुलिस उनको कमजोर लगेगी, जहां सुरक्षा बल कमजोर रहेंगे, वहां पर वो अटैक करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल एक आईडी ब्लास्ट में कुछ हमारे सुरक्षाकर्मी मारे भी गए थे। तो जहां उनको जीत की संभावना लगेगी वहां जरूर प्रतिरोध करेंगे, लेकिन अदरवाइज वो डिफेंसिव मोड में, डिफेंस के मोड में आ चुके हैं मुझे लगता है। और उसी के सुरक्षा बलों के प्रेशर के कारण ये बार बार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। और अभी क्योंकि जनरल सेक्रेटरी मारा गया है जो महत्वपूर्ण 80 से एक्टिव था, फॉरेस्ट कमेटी जब 87 में बनी थी उसका भी सदस्य रहा है, तो मतलब इतने सालों से वो 40 साल से 30 से ज्यादा सालों से एक्टिव रहा है। उसके मरने से मुझे लगता है काफी असर पड़ेगा, और माओवादियों को कुछ ना कुछ और बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या वो यूनिलैटरली एक तरफा युद्ध विराम कर दें, और इसी प्रकार का कुछ ना कुछ निर्णय मुझे लगता है लेना पड़ेगा उनको। छत्तीसगढ़ में 2 सालों से जो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की है। पहली चीज़ है सरेंडर। नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और उसके साथ ही कई जोनल कमिटीज़ के प्रेस रिलीजेस आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर और शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करते हैं। कई बार इसमें उठता है ये सवाल उठता है कि एक जोनल कमेटी की बात से कोई दूसरी जोनल कमेटी वाकिफ़ नहीं रखती अपने आप को या अलग कर लेती है। कई बार ये भी उठता है कि जोनल कमेटी के नाम पे फर्जी लेटर भी जारी कर दिए जाते हैं। इस तरह की बातें भी होती हैं। दूसरा है सेव योर सेल्फ का। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें बीते साल 2024 में दिसंबर के महीने में नक्सली नेताओं को कहा गया कि आप अपनी एक्टिविटी कम करिए और छोटी छोटी टुकड़ियों में रहिए, न कि संगठित रूप से बड़े ग्रुप में रहिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि 2-3 महीने बाद गर्मियां आने वाली थीं। जब गर्मियां आती हैं तो उसके पहले पतझड़ का भी मौसम आता है। जंगलों के सारे पत्ते जो टूट कर गिर जाते हैं, उसके बाद जंगलों में विजिबिलिटी जो है वो दूर तक दिखाई देती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता है। ऐसे में ये कहना वाजिब है और सही भी है कि इस दौरान एंटी नक्सल ऑपरेशंस की भी गति बढ़ जाती है। तो जो बसवराज की जो मौत हुई है, बसवराज के आसपास जो नक्सलियों का घेरा था, वो इस ओर भी दिखाता है कि बसवराज चूँकि महासचिव था, इस वजह से इस सुरक्षा घेरे को लेकर चल रहा था, और इस वजह से इस यूनिट को ख़त्म करने में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। आपने जाना कि कैसे आज का दिन नक्सलवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत का दिन साबित हुआ। उम्मीद है कि जल्द ही जड़ से नक्सलवाद का अंत होगा, शांति के दिन लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं कानून की दुनिया से आई अगली बड़ी खबर की ओर। That's the power of the statute. वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई।
एक दिन पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुना था। आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनने की बारी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने करीब 11 बजे दलीलें रखनी शुरू की सरकार की ओर से। हम इन दलीलों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा एक दिन पहले हुई सुनवाई का रिकैप कर लेते हैं, यानी याचिकाकर्ताओं की दलीलों का सार जान लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों को हथियाने का कुत्सित प्रयास है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विवादित संपत्तियों का सर्वे करेगा वो सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला करेगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्ट में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं होता, फिर सरकार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों करवाना चाहती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट को वक्फ संपत्तियों पर थोपना गलत होगा। ऐसे तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। सिंघवी ने केंद्र सरकार के उस दावे को भी काउंटर किया जिसमें 2013 से 2024 के बीच वक्फ संपत्तियों में 116% के उछाल की बात कही गई थी। सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन पोर्टल में संपत्तियों को अपडेट कर रही है और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को अतिशयोक्ति के साथ पेश किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने भी अपनी दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि धर्मार्थ संपत्तियों और उन्हें मैनेज करने का अधिकार किसी भी धर्म का मूल हिस्सा है। नया वक्फ कानून मुस्लिम समुदाय से ये अधिकार छीन रहा है। ऐसे में ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर एक हमला है। आज क्या हुआ? आज यानी 21 मई को सॉलिसिटर जनरल ने बिंदु दर बिंदु जवाब देना शुरू किया। कहा कि केंद्र सरकार ने सभी हितधारकों को सुना, 97 लाख शिकायतें और सुझाव मिले। जेपीसी की 36 बैठकें हुई। प्रस्तावित कानून पर 23 वक्फ बोर्ड्स की सलाह ली गई। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हुई और इस प्रक्रिया के बाद मौजूदा कानून का स्वरूप बना। फिर सॉलिसिटर जनरल पहुंचे साल 2013 में। बोले कि नवंबर 2013 में वक्फ कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ था। आम चुनाव से ठीक पहले ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति वक्फ क्रिएट कर सकता है। मेहता बोले कि जबकि हमेशा से प्रावधान ये था कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं। ये याचिकाकर्ताओं की उस दलील का जवाब था जिसमें वो कह रहे थे कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का प्रूफ मांगना असंवैधानिक है। तुषार मेहता आगे बढ़े। बोले कि मौजूदा कानून में वक्फ अल औलाद की व्यवस्था की गई है, मतलब अब मुस्लिम समुदाय की बेटियों को भी उनके हक मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। घड़ी में 12 बजने वाले थे और अब बारी थी कलेक्टर की पावर और वक्फ बाय यूजर प्रावधान पर उठाए गए सवालों का जवाब देने की केंद्र सरकार की ओर से। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सधी हुई आवाज में अपनी दलीलें जारी रखी। बोले कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। पूरा देश सरकारी संपत्ति का मालिक होता है। लोगों के हित में सरकार के पास इसका मालिकाना हक होता है। परिभाषा के आधार पर वक्फ बाय यूजर का मतलब है लंबे समय से इस्तेमाल हो रही संपत्ति, लेकिन है असल में ये किसी और की, आप बस इसे यूज कर रहे हो। क्या सरकार ये नहीं देख सकती कि संपत्ति सरकारी जमीन पर है या नहीं? तुषार मेहता धारा प्रवाह बोल रहे थे। इसी बीच सीजेआई ने सवाल पूछा। बोले कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं, क्या ये सच है? तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ये दलील पूरी तरह से गलत है कि कलेक्टर के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपनी दलील को और विस्तार देते हुए कहा कि जिला कलेक्टर की जांच सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए है, जबकि उस प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मालिकाना हक का मामला वैधानिक है। सरकार इस संबंध में जांच कर सकती है और जिला कलेक्टर के फैसले को वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। आखिरी फैसला ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट ही लेंगे। इन दलीलों के बीच सीजेआई ने एक और सवाल जोड़ा। बोले कि याचिकाकर्ताओं ने तो ये बताया है कि जिला कलेक्टर की जांच शुरू होते ही वक्फ संपत्ति अपना दर्जा खो देगी और वाकिफ के पास कोई कानूनी विकल्प भी नहीं होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रावधानों की सिलेक्टिव रीडिंग की जा रही है। जब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने एक और बात कही। बोले कि संशोधन के बाद जांच का जिम्मा जिला कलेक्टर के पास नहीं है। प्रावधान में जिला कलेक्टर से ऊपर की रैंक के अधिकारी की व्यवस्था की गई है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी डीओ। इन दलीलों के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ और दलीलें रखी। बोले कि पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों के 100 साल पुराने कागजात मांग रही है। 1923 वाले कानून की धारा 3 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर जोर देती है, उनके कागजात पर नहीं। इस बीच सीजेआई ने सवाल किया, मतलब अगर कोई ये दावा करता कि वक्फ 100 साल पुराना है तो सिर्फ 5 साल की जानकारी देनी जरूरी थी। एसजी से सॉलिसिटर जनरल से इसका जवाब मिला, हाँ। तुषार मेहता ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद वक्फ संपत्तियां पब्लिक डोमेन में रहेंगी, इनका ऑडिट होगा, हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है
और ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। वो बोले कि अगर कोई मुस्लिम सिर्फ चैरिटी करना चाहता है, उसे वक्फ क्रिएट नहीं करना है, तो वो एक ट्रस्ट बना सकता है। अगर कोई मुतवल्ली वक्फ को रजिस्टर नहीं करता तो उसे एक टाइम विंडो दी जाएगी, लेकिन पेनल्टी का भी प्रावधान होगा। 1976 में एक सरकारी कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि वक्फ संपत्तियां छिपाई जा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, और इसी कमेटी ने पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव रखा था। सॉलिसिटर जनरल दलीलें रख रहे थे और इस बीच लंच का वक्त हो गया। करीब 2:30 बजे सुनवाई फिर से शुरू हुई। बात वहीं से शुरू हुई जहां से खत्म हुई थी, यानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1923, 1954 और 1995 के कानूनों का हवाला दिया। बोले कि इन सभी कानूनों में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान थे और इस रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात ज़रूरी नहीं थे, सिर्फ कुछ ऐसी जानकारियां देनी थी जिससे वक्फ संपत्ति की पहचान हो जाए। अगर अब वक्फ बाय यूज़र पर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाता है तो कानून के उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। अंतरिम आदेश को लेकर के तुषार मेहता ने अपनी दलीलें जारी रखी। वो बोले कि अगर कोई अंतरिम आदेश जारी किया जाता है तो ऐसा लगेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसले ले रही है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश वक्फ बाय यूज़र की आड़ में कानून के उल्लंघन को बढ़ावा देगा। ये पिछले 100 साल से चल रहा है। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जनहित को नुकसान पहुँचाएगा, उन मुसलमानों को भी जो इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूज़र कोई मूल अधिकार नहीं है। 1954 के कानून के तहत इसका प्रावधान हुआ था और अब दूसरे कानून के तहत इसे हटाया जा रहा है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। हर धर्म में चैरिटी की जाती है, हिंदू धर्म इसे दान कहता है और इस्लाम वक्फ, लेकिन ये उसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है। घड़ी में 3 बजे और अब बारी थी वक्फ बोर्ड्स और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्यों पर जवाब देने की। सॉलिसिटर जनरल बोले कि 2025 के कानून के तहत 3 स्तर का सिस्टम बनाया गया है। सबसे ऊपर है केंद्रीय वक्फ काउंसिल, फिर आते हैं राज्य वक्फ बोर्ड्स और आखिर में इंडिविजुअल वक्फ्स हैं। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 2 और वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में से 4 के गैर मुसलमान होने को धार्मिक आज़ादी पर हमला करार नहीं दिया जा सकता। इन सदस्यों के होने से इन संस्थाओं का सेक्युलर नेचर नहीं बदल जाएगा। तुषार मेहता बोले कि इन सदस्यों की संख्या की जानकारी जेपीसी बैठकों के दौरान भी दी गई थी। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गैर मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से विविधता आएगी और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को बल मिलेगा। इन दलीलों के बाद अब वक्त था एक और बड़े सवाल का जवाब देने का। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये पूछा गया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं तो हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता। तब तुषार मेहता बोले कि हिंदू एंडाउमेंट्स सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए हैं, जबकि वक्फ धार्मिक उद्देश्यों से इतर भी हो सकते हैं, मसलन गरीबी के लिए स्कूल और घरों का निर्माण। इसके बाद तुषार मेहता प्राचीन स्मारकों वाली दलील की तरफ मुड़े। मेहता बोले कि संरक्षित स्मारक राष्ट्र का गर्व है। अगर किसी संपत्ति या क्षेत्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है तो इसे वक्फ का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके अलावा नए कानून की धारा 3D में लिखा है कि अगर संरक्षित स्मारक में धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं तो ये जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि न जाने कितने संरक्षित स्मारकों को वक्फ घोषित कर दिया गया, इससे विवाद पैदा हुए हैं। इसके साथ ही तुषार मेहता ने धारा 3E पर भी जवाब दिया। बोले कि कोई भी आदिवासी ज़मीन वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। आदिवासी ज़मीन को संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इन दलीलों के बीच शाम के 4 बज गए। CJI BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच ने इशारा किया कि आज की सुनवाई पूरी हुई। इस बीच तुषार मेहता ने और समय मांगा। CJI ने कहा कि उन्हें 22 मई को आधे घंटे का और समय मिलेगा। ये भी बोले कि याचिकाकर्ताओं को इन दलीलों का जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय और दिया जाएगा। इन वादों के साथ बेंच उठ गई। हमने आपको आज की सुनवाई के मुख्य पॉइंट्स बताए, आपने बारीकियां समझी। कल यानी 22 मई को इन तर्क वितर्कों का अंतिम दिन हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस विवाद पर फैसला सुना सकती है। दूसरी बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं सुर्खियों की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज 2 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच रोकने का कोई आधार नहीं है। बेंच ने प्रोफेसर अली खान पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इस मामले से जुड़ा कोई भी ऑनलाइन पोस्ट, लेख या भाषण नहीं देंगे। पहलगाम हमले या भारत की जवाबी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रोफेसर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
बेंच ने हरियाणा पुलिस की जगह एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, जिसमें हरियाणा या दिल्ली के अधिकारी शामिल नहीं होंगे। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक ऑफिसर करेंगे और इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रोफेसर पर कुछ तीखी टिप्पणियां भी की। बेंच ने कहा कि महमूदाबाद ने अपनी पोस्ट के जरिए डॉग विस्लिंग की। डॉग विस्लिंग का मतलब होता है किसी विशेष समूह तक छिपे हुए तरीके से अपनी बात पहुंचाना और इसके लिए शब्दों का आडंबर ओढ़ना। कोर्ट में प्रोफेसर की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने की। बोले कि प्रोफेसर ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की, साथ ही अन्यायपूर्ण बुलडोजर कार्रवाइयों के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रोफेसर सेना और युद्ध और सांप्रदायिक मुद्दों पर राय दे रहे थे और इसके बाद सीधे राजनीति पर आ गए। जस्टिस ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या ये सही समय है इतने सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने का। सिब्बल ने पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो अपनी भावनाओं को सरल भाषा में बिना किसी को ठेस पहुंचाए व्यक्त कर सकते थे। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट में युद्ध विरोधी भावना दिखाई गई है, लेकिन कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ हो सकते हैं और उसकी जांच जरूरी है। उधर हरियाणा पुलिस ने सोनीपत जिला अदालत में अपनी दलीलें दी, जिसमें कोर्ट से प्रोफेसर की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि प्रोफेसर अली खान के मुताबिक वे 14 देशों में जा चुके हैं। ऐसे में इन यात्राओं का रिकॉर्ड हासिल करना है। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रोफेसर अली खान का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पंचकुला भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट की माने तो पुलिस उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स और उनकी पत्नी के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। वहीं प्रोफेसर के वकील ने कहा कि पत्नी के बैंक खातों की जानकारी पुलिस को पहले ही मिल चुकी है। हालांकि मजिस्ट्रेट आज़ाद सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का हवाला देते हुए पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी। साथ ही प्रोफेसर की 27 मई तक की न्यायिक हिरासत को बरकरार रखा है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि जिन आरोपों के आधार पर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया, उससे पहली नज़र में देखने पर ये उनके मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन का मामला है। इस संबंध में आयोग ने हरियाणा के DGP को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आतंकवाद पर भारत की नीति और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने की शुरुआत हो चुकी है। इस काम के लिए देश के 59 सांसदों को चुना गया है, जो दुनिया के 33 देशों में जाएंगे। इन्हें 7 सर्वदलीय टीमों यानी डेलीगेशन में बांटा गया है। इनमें से 2 डेलीगेशन अपने अपने मिशन पर निकल चुके हैं। इसमें 17 सांसदों के अलावा राजनयिक भी शामिल हैं। पहला डेलीगेशन JDU सांसद संजय झा की अगुवाई में जापान के लिए रवाना हुआ है। ये डेलीगेशन जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में जाकर भारत के पक्ष को रखेगा। वहीं दूसरा डेलीगेशन शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में UAE, लाइबेरिया और कॉन्गो के लिए रवाना हुआ है। मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की आवाज़ पूरे दुनिया के सामने रखने के लिए, अलग अलग देशों के सामने रखने के लिए। देश का जो मैसेज है, देश जिस प्रकार से टेररिज्म से जूझता है इतने सालों तक, जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग संगठनों को वहाँ पे आसरा देने का काम कर रहा है, उनको फंड करने का काम कर रहा है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का काम कर रहा है, ये सभी बातें हम अलग अलग देशों को जाके बताएंगे। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। DMK सांसद कनिमोडी की अगुवाई वाला डेलीगेशन 22 मई को रूस से शुरुआत करेगा, फिर स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन जाएगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 7 में से 3 प्रतिनिधि मंडलों को ब्रीफिंग दी। डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर का बैकग्राउंड, पाकिस्तान को लेकर के भारत की नीति और वैश्विक समुदाय से आतंकवाद पर एकजुट होने की अपील करेंगे। डेक्कन हेरल्ड में छपी शिमिन जॉय की रिपोर्ट के मुताबिक यह अभियान पाकिस्तान के UNSC अध्यक्ष बनने से पहले उसकी साजिशों को नाकाम करने की कोशिश है। दरअसल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता शुरू करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान UNSC का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, इसलिए भारत पहले ही दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहता है। भारत UNSC के सभी सदस्य देशों में प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। सिंधु जल समझौते पर भी भारत का पक्ष रखा जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ दायर की गई एक याचिका खारिज हो गई है। कथित
तौर पर कैश पाए जाने के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जा चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को पहले उनके पास जाना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कुछ और बातें भी कहीं। कहा कि रिपोर्ट में क्या है ये ना तो हम जानते हैं और ना ही याचिकाकर्ता, और आप अभी से एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोर्ट का दरवाज़ा न खटखटाएं, लेकिन पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तो कुछ कह लेने दीजिए। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो आप कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की मांग करती इस याचिका को लिस्ट करने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुपारा से कहा कि वो अपनी याचिका के डिफेक्ट्स दूर करें। नेंदुपारा ने सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी है। पूजा के खिलाफ फर्जी ओबीसी और विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने के आरोप हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट को पहले ही अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए थी। बेंच ने कहा कि वो ना तो कोई ड्रग माफिया है, ना ही आतंकवादी है, वो एनडीपीएस अपराधी नहीं है। आपके पास एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आप जांच पूरी करें। उसने सब कुछ खो दिया है और उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि अगर पूजा खेड़कर को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 25,000 रुपये की नकद जमानत और 2 गारंटर्स के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने पूजा खेड़कर को जांच में पूरा सहयोग देने और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का भी कड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अगर वे इन शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उनकी अग्रिम जमानत को रद्द किया जा सकता है। अब चलते हैं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। ये मामला 90 करोड़ 25 लाख रुपए के कर्ज से जुड़ा है जो कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को दिया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी। इस कर्ज को बाद में यंग इंडियन नाम की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साफ है। उन्होंने कहा कि इस साजिश से अपराध की आय पैदा हुई जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध है। ईडी का दावा है कि यंग इंडियन एक फर्जी कंपनी थी जिसे सार्वजनिक धन को निजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने बताया कि अपराध की आय में 142 करोड़ रुपए का किराया भी शामिल है जो आरोपियों को मिला। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत पर 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का आदेश दिया। चलते चलते एक ज़रूरी और गर्व से भरी बात, भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को कहानियों की उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड पाने वाली वो दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए पुरस्कार मिला था। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली दीपा भास्थी भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अनुवादक बन गई हैं। बानू कर्नाटक की रहने वाली हैं, पेशे से एक लेखिका, वकील और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट हैं। हार्ट लैम्प में 12 छोटी छोटी कहानियां हैं जिनमें बानू मुश्ताक दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोज़मर्रा के जीवन का ब्यौरा देती हैं। मूल रूप से 1990 से 2023 के बीच कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये कहानियाँ महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी अथक लड़ाई, जातिगत और सांप्रदायिक उत्पीड़न के खिलाफ उनके विरोध को दर्शाती हैं। बानू की लेखन शैली अलग अलग फूलों से सजे एक बगीचे की तरह है जिसमें विट है, जीवंतता है, भावुक कर देने वाली कटु आलोचना है। उनकी रचनाओं के कुछ अंश पढ़ रहे हैं हमारे साथी दीपक। बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर मिलने के कई सारे आयाम हैं। पहली कन्नड़ भाषा की किताब है, पहली भारतीय अनुवादक है जिनको अवार्ड मिल रहा है, दीपा भास्थी। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ की पहली किताब है जिसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड हुआ है। लेकिन उसके कई व्यापक आयाम भी हैं। मसलन अब ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लेखकों को बहुत उत्साहित करेगी कि वो आगे आकर के इन किताबों पर लिखें या उनके बारे में उनकी कहानियों को बताएं। और जो लिटरेचर का एक सेक्शन है जो पोएट्री और नॉवेल्स के अलावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था बहुत पहले, अभी भी है लेकिन उसमें थोड़ी कम ऊर्जा देखी जा रही थी, वो थी शॉर्ट स्टोरीज़। उसमें लोगों का बहुत उत्साह बढ़ेगा। एक ये बड़े फैक्टर्स हैं। हार्ट लैम्प का एक एक्सेप्ट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये उनकी किताब में से ही एक कहानी का अंश है कि अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आपको मुजाहिद के बारे में सब बताना चाहती हूँ, है ना। मुजाहिद मेरे घर का आदमी है। ओह, यह अजीब लगता है ना, पत्नियाँ ही तो आमतौर पर घर पर रहती हैं
इसलिए वो घरेलू बन जाती हैं। शायद मुजाहिद मेरा ऑफिस वाला आदमी है। छी, मैंने फिर से गलती कर दी। आखिरकार ऑफिस भी तो मेरा नहीं है। मैं इसे और कैसे कहूँ? अगर मैं यजमान शब्द का उपयोग करती हूँ और उन्हें मालिक कहती हूँ तो मुझे एक नौकर बनना होगा और मैं जैसे कोई जानवर या कोई कुत्ता हूँ। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने डिग्री हासिल की है। मुझे मालिक और नौकर की भूमिकाएं पसंद नहीं हैं। उनका यही विट, उनकी यही कटु आलोचना बानू मुश्ताक को बानू मुश्ताक बनाती हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।